आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट पे। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोजेक्ट को अप्रेस करना चाहती है तो वो डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करती है ये देखने के लिए कि जो वो प्रोजेक्ट करेगा क्या उसे उस प्रोजेक्ट में फ़ायदा होगा या नहीं होगा। उन मेथड्स में डिफरेंट कैश फ्लोज का इस्तेमाल किया जाता है और उन कैश फ्लोज पे डिफरेंट इम्पैक्ट्स होते हैं, जिनमें से एक इम्पैक्ट टैक्सेशन का भी है। टैक्सेशन एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालती है किसी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की वायबिलिटी पे। मतलब टैक्सेशन की वजह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का डिसीजन जो है वो चेंज हो सकता है। जिस तरह लेट्स सपोज एक कंपनी है एबीसी जिसके कैश फ्लोज, इन्वेस्टमेंट, टैक्स रेट और डेप्रिसिएशन हमें गिवन है। अब ये हमने देखना है कि क्या इफेक्ट होगा इस टैक्स का कंपनी के कैश फ्लोज पे, कंपनी की इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन पे। उन इफेक्ट्स के बेसिस पे हम एक परफॉर्मा का लेआउट डिस्कस कर चुके हैं कैलकुलेशंस के लिए, जिसमें सबसे पहले कैश इनफ्लोज हैं, फिर कैश आउटफ्लोज। कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो लेस करने के बाद नेट कैश फ्लोज आ जाएंगी। उसके ऊपर टैक्स लेकर उसमें इन्वेस्टमेंट उसमें से लेस करनी है, स्क्रैप वैल्यू को ऐड बैक करना है, टैक्स सेविंग्स आएंगे हमारे पास, फिर वर्किंग कैपिटल, नेट कैश फ्लो और डिस्काउंट रेट के साथ फिर उन नेट कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाएंगी। अब इसी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास वैम्प लिमिटेड कंपनी की, जिसे वीएलसी भी कहा जाता है। रिक्वायर किया है वीएलसी कंपनी ने कि कैलकुलेट करें वेदर वैम्प लिमिटेड शुड इन्वेस्ट इन द न्यू टेक्नोलॉजी। क्या वैम्प लिमिटेड को नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और उससे रिलेटेड यहाँ पर डेटा दिया गया है कि वीएलसी इज डीलिंग इन स्लीपिंग मास्क एंड हैवियर स्लीपिंग मास्क। वो डील करती है स्लीपिंग मास्क में और उसके पास हैवियर स्लीपिंग मास्क है। नाउ इट्स कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट इन अ न्यू टेक्नोलॉजी। अब वो चाहती हैं कि वो नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें दैट वुड एनेबल देम टू प्रोड्यूस लाइटर एंड मोर कंपैक्ट स्लीपिंग मास्क, जिसके थ्रू उस नई टेक्नोलॉजी के थ्रू वो इस काम के काबिल हो जाएंगे कि वो लाइटर स्लीपिंग बैग्स को मैन्युफैक्चर कर सकें। द न्यू मशीन विल कॉस्ट ₹250,000। नई मशीन की कॉस्ट है ₹2,50,000 एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लाइफ ऑफ 4 years। और उसकी लाइफ जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 4 साल की होगी। स्क्रैप वैल्यू ऑफ 10,000। इसकी जिंदगी के आखिर में जो उसे स्क्रैप वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ₹10,000 की। एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹35,000 रिक्वायर्ड इनिशियली मतलब जब इन्वेस्टमेंट की है तब ही उसको ₹35,000 का वर्किंग कैपिटल भी जरूरत पड़ गया है। द फॉलोइंग फॉर कॉस्ट एनुअल ट्रेडिंग अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। ये फॉरकास्टेड ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर है जिसके थ्रू एनुअल प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है। इस ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और डेप्रिसिएशन की यहाँ पर दिए गई हैं उनकी कॉस्ट। तो यहाँ पर सेल की प्राइस दी गई है 200,000। बाकी नेगेटिव में शो हो रहा है कि सेल जो थी 2 लाख रुपए, उसमें से तमाम एक्सपेंसेस को लेस करके 1 लाख रुपए का एनुअल प्रॉफिट आया, जिसको हमने अपनी कैलकुलेशंस में यूज करना है। द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 10% है। कॉर्पोरेट टैक्स इज चार्ज एट 30%। जिस चीज पे क्वेश्चन बेस कर रहा है वो चीज है टैक्स और टैक्स रेट है 30%। एंड इज पेड एनुअली, उसको एनुअली पेड किया जाता है। मतलब जिस साल में टैक्स लगा है उसी साल में उसको पे कर दिया है। टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ 25% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज अवेलेबल ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है 2.5 लाख का, इस पर 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिसिएशन अवेलेबल है, टैक्स डेप्रिसिएशन। और टैक्स डेप्रिसिएशन के हमने बारे में बात की थी कि टैक्स डेप्रिसिएशन पर जब टैक्स लिया जाता है तो वो कंपनी का जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है उसको रिड्यूस कर देता है। तो अब यहाँ हम अपने सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, ईयर से अपने परफॉर्मा को बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने परफॉर्मा सीखा था कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि ईयर से अपने काम को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर ईयर्स आ गए, ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 4 साल हैं तो 5वें साल को हम यहां से एलिमिनेट कर देंगे, यहां से डिलीट कर देंगे। तो यहाँ 4 साल के लिए परफॉर्मा बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि नेट कैश फ्लोज क्या है। तो यहाँ पर एनुअल प्रॉफिट जो कि 100,000 रुपीज का दिया गया है, जिसमें से डेप्रिसिएशन एलिमिनेटेड है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 100,000 रुपीज में जो डेप्रिसिएशन निकाली गई है यहाँ पे उस 100,000 रुपीज में उस डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस की गई है ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है। तो जब हम इसको ऐड बैक वापस कर देंगे तो हमारा जो बैलेंस है वो आ जाएगा 1,20,000 का। और कंपनी ने अब जो कैश इनफ्लो स्टार्ट करने हैं वो नेट कैश फ्लो से स्टार्ट करने हैं, जो कि हमारे पास प्रॉफिट है। और ईयर 0 पे कोई भी प्रॉफिट नहीं है, ईयर 1 पे है
1,20,000 रुपीज का, तो यहाँ पर ईयर 1 में 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट लिखेंगे और यही 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट बाकी आने वाले सारे सालों में भी लिखा जाएगा। अब ये प्रॉफिट क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि इस पे कोई भी इन्फ्लेशन या कोई भी इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए यही प्रॉफिट चारों साल मिलेगा। कंपनी ने ये एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर क्योंकि ये हमने नेट इनफ्लो से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के पास सेल्स थी जो कि इनफ्लो था और यहाँ उसके पास आउटफ्लोज थे जिसमें डेप्रिसिएशन उससे रेलिवेंट आउटफ्लो नहीं था, इसलिए हमने एनुअल प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करके इस एनुअल प्रॉफिट को नेट इनफ्लो के तौर पर यहाँ पर लिख लिया। अब हमने बात की थी अपने परफॉर्मा में कि नेट इनफ्लोज के बाद हम क्या करेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स ले लेंगे इन तमाम जो नेट इनफ्लोज हैं उनके ऊपर। तो कॉर्पोरेट टैक्स हमें दिया गया है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो है 30%। तो अब 30% किस तरह से चार्ज करेंगे कि यहां पर 30 को डिवाइड कर लेंगे 100 से, तो वो पॉइंट्स में हमारे पास आंसर आ जाएगा जो हो जाएगा 0.3। अब कॉर्पोरेट टैक्स किस तरह निकलेगा कि 1,20,000 को मल्टीप्लाई जब कर देंगे 0.30 से, तो ये कॉर्पोरेट टैक्स आ गया ईयर 1 के लिए, और यही कॉर्पोरेट टैक्स ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 के लिए भी सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेट इनफ्लोज हैं वो भी सेम रहेंगे और टैक्स का जो रेट है वो भी 30% पे सेम रहेगा। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स आ गया। अब कॉर्पोरेट टैक्स के बाद क्या करना है कि जो टैक्स डेप्रिसिएशन है उसको हमने कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दी गई है ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है। टैक्स डेप्रिसिएशन के लिए इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो 25% है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए एक टेबल बना लेंगे, जिस टेबल में सबसे पहले ईयर्स को मेंशन करेंगे। ईयर्स में हमारे पास 4 साल हैं, तो ये 0, 1, 2, 3, 4 ये 4 साल हमने लिख दिए। उसके बाद क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस पे हम लोगों ने कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन को, तो यहां पर क्या कर देंगे कि रिड्यूसिंग बैलेंस का कॉलम बना देंगे। नेक्स्ट क्योंकि हमें टैक्स डेप्रिसिएशन चाहिए, तो अब क्या कर लेते हैं कि यहां पर टैक्स डेप्रिसिएशन को भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, टैक्स डेप्रिसिएशन को भी लिख लेते हैं। और जो टैक्स दिया गया है वो दिया गया है 30% का। सो जो टैक्स डेप्रिसिएशन है यहाँ पर वो लिखनी है और टैक्स डेप्रिसिएशन है 25% पे। तो यहाँ पे अब टैक्स डेप्रिसिएशन लिखी जाएगी। उसके बाद क्या लिखा जाएगा कि हमने ये देखना है क्योंकि हमने टैक्स सेविंग निकालनी है, तो यहाँ पे अब टैक्स सेविंग का भी कॉलम आ जाएगा और टैक्स 30% पे सेव होगा क्योंकि टैक्स रेट 30% है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस जो है ईयर 0 पर वो हो जाएगा 2,50,000 रुपए। जो कॉस्ट थी यहाँ ऊपर हमें गिवन थी क्वेश्चन में, ये 2,50,000 रुपीज की कॉस्ट है और यही ईयर 0 का रिड्यूसिंग बैलेंस है। ईयर 0 पर कोई भी डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट की जाएगी, इसलिए ईयर 0 का रिड्यूसिंग बैलेंस जो है वो 2,50,000 ही आएगा। यहां पर कुछ भी नहीं कैलकुलेट करना और कोई टैक्स सेविंग भी नहीं होगी ईयर 0 पे। अब ईयर 1 की बारी आई, तो ईयर 1 की जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो किस तरह से ली जाएगी कि 2,50,000 रुपए जो कि कंपनी की कॉस्ट थी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से जो कि टैक्स डेप्रिसिएशन का रेट है रिड्यूसिंग बैलेंस पर। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगी 6,250 और रिड्यूसिंग बैलेंस क्या आ जाएगा ईयर 1 का 2,50,000 रुपए में से माइनस कर देंगे टैक्स डेप्रिसिएशन को, तो रिड्यूसिंग बैलेंस आ जाएगा 1,87,500 रुपीज का। अब जो नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाएगी वो नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन इस पर कैलकुलेट की जाएगी 1,87,500 पर। तो नेक्स्ट ईयर की अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाए तो 1,87,500 इंटू 0.25 करेंगे तो नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी जो कि 46,875 रुपीज है। और रिड्यूसिंग बैलेंस किस तरह से कैलकुलेट होगा कि इस 1,87,500 में से लेस कर देंगे हम उसकी टैक्स डेप्रिसिएशन को, तो नेक्स्ट ईयर का रिड्यूसिंग बैलेंस आ गया। इसी तरह नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन और नेक्स्ट ईयर का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम कैलकुलेट करते रहेंगे। अब ये ईयर 3 तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ईयर 4 के लिए ये इंफॉर्मेशन है कि चौथे साल के आखिर पे जो स्क्रैप वैल्यू बचेगी वो यहाँ पर बचेगी 10,000 रुपए की। तो यहाँ पर जो रिड्यूसिंग बैलेंस आएगा आखिरी साल का वो 10,000 रुपए ही आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो इसमें हम डेप्रिसिएशन बाद में कैलकुलेट करेंगे और रिड्यूसिंग बैलेंस पहले लिख लेंगे। तो अब क्या करना है कि ये जो हमारे पास लास्ट ईयर का रिड्यूसिंग बैलेंस था इसमें से स्क्रैप वैल्यू जो कि आखिरी साल पे बचेगी उसको लेस करेंगे, तो इस साल की डेप्रिसिएशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी 95,469 रुपीज की।
यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन ज्यादा क्यों ली है, हमने बाकी तीनों सालों वाला मेथड क्यों फॉलो नहीं किया, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू बचती है एंड में सिर्फ 10,000 है। तो अगर हम दूसरी तरह कैलकुलेट करते तो हमारे पास 10,000 की वैल्यू नहीं बचनी थी। यहाँ पे हम एक दफा उस तरह भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं ताकि सेटिस्फेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर ये जो रिड्यूसिंग बैलेंस था इसको मल्टीप्लाई करना था 0.25 से, तो डेप्रिसिएशन आ जानी थी 26,367 रुपीज की। और फिर हमने क्या करना था कि नेक्स्ट में हमने ये जो हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस है इसमें से लेस कर देनी थी डेप्रिसिएशन जो इस साल की आई है। तो हमारे पास जो वैल्यू बच जानी थी वो बच जानी थी 79,101 रुपीज की। तो हमें 79,101 रुपीज बच ही नहीं रहा, हमें सिर्फ बचा है 10,000। तो बाकी सारा हम इस डेप्रिसिएशन में ऐड बैक कर देंगे। तो ये कंसेप्ट था यहां पर लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन ज्यादा लेने का। अब इस डेप्रिसिएशन को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या हमने डेप्रिसिएशन ठीक ली है या नहीं। तो उसके लिए इन तमाम चारों जो डेप्रिसिएशन हैं इनका टोटल कर लें, जो कि आ जाएगा 2,40,000 रुपीज। और उसके बाद नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि यहां पर कैपिटल कॉस्ट लिखेंगे, जो कैपिटल की कॉस्ट 2,50,000 रुपए, उसमें से लेस कर देंगे स्क्रैप की वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी टोटल टैक्स डेप्रिसिएशन जितनी इन तमाम चारों सालों में होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2,50,000 रुपए में से इस 10,000 रुपए को लेस कर देंगे। तो ये आ गया 2,40,000 टोटल डेप्रिसिएशन। और जो डेप्रिसिएशन हमने रिड्यूसिंग बैलेंस पे कैलकुलेट की है वो दोनों डेप्रिसिएशन सेम है। इसका मतलब है कि हमने डेप्रिसिएशन से ही कैलकुलेट की है। उसके बाद लास्ट कॉलम हमारा है टैक्स का। उसके लिए हमने क्या करना है कि इस टैक्स डेप्रिसिएशन के ऊपर जो कि 62,500 रुपीज है 0.30 जो कि टैक्स की परसेंटेज है, टैक्स की 30% है, उसको जब हमने 30 को डिवाइडेड बाय 100 किया तो 0.30 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 18,750 रुपीज का टैक्स। इसी तरह नेक्स्ट ईयर में भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30% से और तमाम सालों के लिए हम इसको इसी तरह करते रहेंगे कि अपनी जो हमारे पास टैक्स डेप्रिसिएशन है उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे जो हमने सीखा था। तो यहां हमारे पास टैक्स सेविंग राउंडेड फिगर में आ गई, मतलब हमने पॉइंट्स को खत्म कर दिया और सिंपल फिगर्स में टैक्स सेविंग कैलकुलेट कर ली। अब इस टैक्स सेविंग को हम लोग कोई कलर दे देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि टैक्स सेविंग हमारे पास ये आ गई है। तो अब क्या करना है कि जो टैक्स डेप्रिसिएशन है इसको यहां पर इनकॉर्पोरेट कर देना है अपने आंसर में। जो टैक्स डेप्रिसिएशन आई है सिर्फ उसको, सॉरी जो टैक्स सेविंग आई है यहां जिसको हमने कलर किया है उसको हमने यहां अपने फॉर्मेट में इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये हमने चारों सालों की टैक्स डेप्रिसिएशन लिख दी। उसके बाद हमने क्या करना है कि इन्वेस्टमेंट देखनी है कि इन्वेस्टमेंट कितनी है और उस इन्वेस्टमेंट को यहां पर लिखना है। तो इन्वेस्टमेंट की गई थी 2,50,000 रुपए की जिसके थ्रू ये मशीन खरीदी गई थी। तो यहां पर जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो नेगेटिव 2,50,000 रुपए आएगी क्योंकि कंपनी के पैसे यहां पर गए हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि हमने क्या करना है कि वर्किंग कैपिटल को ऐड बैक करना है। सॉरी वर्किंग कैपिटल को पहले ईयर जीरो में जितना वर्किंग कैपिटल था, और वर्किंग कैपिटल यहां पर हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि 35,000 का था इनिशियली, मतलब ईयर जीरो में 35,000 रुपीज का जो वर्किंग कैपिटल है उसको लेस करना है। और क्योंकि हमें इसकी कोई इंफॉर्मेशन दी गई कि ये कब रिकवर होगा तो इसलिए हम इसको एज्यूम कर लेंगे और हम हर क्वेश्चन में एजम्पशन लेंगे कि जो वर्किंग कैपिटल है वो साल के आखिर जो प्रोजेक्ट की लाइफ एंड होती है तब वर्किंग कैपिटल रिकवर हो जाएगा। इसी तरह अब वर्किंग कैपिटल भी लिख लिया, इन्वेस्टमेंट भी लिख ली, उसके अलावा हमें और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि अब यहां पर इसके नेट कैश फ्लोज, नेट जो फ्लोज हैं वो उनको फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर टोटल नेट फ्लोज किस तरह से आ जाएंगे कि ईयर जीरो के लिए क्या हम करेंगे, ईयर जीरो के लिए हम इन्वेस्टमेंट में कैपिटल वर्किंग कैपिटल को ऐड कर देंगे। तो ये नेट फ्लो आ गया ईयर जीरो के लिए। इसी तरह ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 के लिए भी टोटल नेट कैश फ्लोज फाइंड कर लेंगे, जिसमें क्या करेंगे कि नेट फ्लोज में से यहां पर हम क्या करेंगे इज इक्वल्स टू टोटल नेट फ्लोज जो आए उसमें से लेस कर देंगे कॉर्पोरेट टैक्स को और उसमें ऐड बैक कर देंगे टैक्स डेप्रिसिएशन को। तो ये आ जाएगा 1,02,750। इसी तरह ईयर 2 के लिए भी करेंगे कि 1,20,000 में से लेस कर देंगे 36,000 को और इसमें ऐड बैक कर देंगे 14,063 रुपीज को। तो ये ईयर 2 के लिए आ गया। इसी तरह ईयर 3 और ईयर 4 के लिए भी हम इसके नेट कैश फ्लोज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास चारों सालों के लिए नेट फ्लोज आ गए। लेकिन यहां पे हमने एक पॉइंट स्किप कर दिया है, जो पॉइंट है हमारे पास स्क्रैप वैल्यू का, जो कि 10,000 है और ईयर
4 के एंड में है, तो यहाँ पर हमने ईयर 4 के एंड में 10,000 रुपीज को ऐड बैक भी करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हम यहाँ एक दफा फिर से स्क्रैप वैल्यू को ऐड करने के लिए एक रो को इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे स्क्रैप वैल्यू, और ईयर 4 में यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू 10,000 लिख देंगे और इसको अगेन कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि इसमें अगेन 10,000 और ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,57,641 रुपीज। तो अब ये टोटल नेट फ्लोज आ गए हैं। इसके ऊपर अब हमने डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करना है और डिस्काउंट के लिए हमें रेट दिया जो गया है वो है 10%। तो यहां आप क्या कर लेंगे कि डिस्काउंट फैक्टर को 10% पे अप्लाई करेंगे। और डिस्काउंट फैक्टर हमने क्या बात की थी कि किस तरह अप्लाई करेंगे, कि जिस तरह अभी तक हम देखते आए हैं कि डिस्काउंट फैक्टर हमारे पास होता है 1 + r रेज टू पावर -n। r डिस्काउंट रेट के लिए होता है, इसलिए डिस्काउंट फैक्टर किस तरह से क्रिएट हो जाएगा कि 1 + 0.10 जो कि 10% रेट था, रेज टू पावर -1 पहले साल के लिए, इसी तरह से -2, -3, -4 और -4 तक हमारा डिस्काउंट रेट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे 10% के लिए जो फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट रेट आएगा, फर्स्ट ईयर का, ईयर 0 का नहीं, फर्स्ट ईयर का 0.909, हम यहाँ पर लिख देंगे डिस्काउंट रेट जो कि आ जाएगा 0.909 और ईयर 0 में डिस्काउंट रेट हमेशा 1 होगा। इसी तरह ईयर 2 के लिए भी डिस्काउंट रेट कैलकुलेट कर देंगे, उसके लिए भी हम क्या करेंगे कि 1.10 को रेज टू पावर कर देंगे -2, तो ये हमारे पास सेकेंड ईयर का आ जाएगा। इसी तरह बाकी दोनों सालों के लिए भी हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये डिस्काउंट फैक्टर आ गया चारों सालों के लिए और ईयर 0 के लिए। अब क्या करना है कि इस डिस्काउंट फैक्टर की बेसिस पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तमाम सालों की। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी कि टोटल नेट फ्लोज को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा उसके रिस्पेक्टिव डिस्काउंट फैक्टर से, तो हमारे पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू जो कि ईयर 0 की प्रेजेंट वैल्यू सेम होगी, क्योंकि ईयर 0 अभी करंटली चल रहा है, तो अभी मौजूदा जो उसकी वैल्यू है वही वैल्यू रहेगी, इसलिए भी इसको यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा कि ईयर 2 के टोटल नेट फ्लोज को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रिस्पेक्टिव रेट के साथ। इसी तरह तमाम सालों के जो टोटल नेट फ्लोज हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके डिस्काउंट फैक्टर से, तो हमारे पास तमाम सालों के लिए उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पे चारों सालों के लिए प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो गई, ईयर 0 की भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी थी टैक्स की इफेक्ट को लेकर। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि इस अमाउंट में, मतलब आउटफ्लोज में से या इनफ्लोज में से आउटफ्लोज को लेस कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले चारों सालों के जो पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं उन तमाम कैश फ्लोज को हम यहां पर एड अप कर लेंगे, जो आ गया 353149। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इनफ्लोज आए हैं इसमें से 285,000 जो आउटफ्लो था ईयर 0 का, प्रेजेंट वैल्यू जिसकी थी 285,000 उसको लेस करेंगे, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा 68,149.04, मतलब 68,149 रुपीज की नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आई है, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव फिगर आई है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकती है क्योंकि ये नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में दे रहा है। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, हमने इस प्रॉब्लम के थ्रू सीखा कि किस तरह से टैक्स के इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट करके नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है और प्रोजेक्ट को अप्रेस किया जाता है। और वैम्प लिमिटेड कंपनी के लिए हमने प्रोजेक्ट को अप्रेस करके उस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया कि उसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी।